एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर AKTU। तो यार अब पढ़ाई करेंगे हंसते हुए, इजी एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और मीम के साथ। और मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम तो बढ़िया मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यही कवर करेंगे। सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो प्रोसेस होता है, ठीक है, किसका, किसी भी बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने, ऑर्गेनाइज करने और मैनेज करने का, इस गोल के साथ कि हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो इसमें इन्वॉल्व होता है रिस्क और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, और किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को इनोवेट करना, जिससे कि जो कस्टमर है उसकी सर्विस उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो पाए। और थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और जॉब क्रिएशन के लिए असेंशियल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर कोई बनेगा तो उसको अपनी सर्विसेज, मतलब अपना कोई भी प्रोडक्ट इनोवेट करने के लिए लोगों की तो ज़रूरत होगी ना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जॉब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जॉब का क्रिएशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर जो बिजनेस है वो चल जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ही। ठीक है, और अगर वो माल को एक्सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से जो बाहर की करेंसी है वो भी हमारे कंट्री में आएगी, तो उससे भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लिखा है कि ये होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सेकंड में हमने बोला है कि इसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और थर्ड हमने लिखा है कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए कैसे एसेंशियल है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट हमारा आता है इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है और इनोवेशन जो होता है वो एक साथ ही चलते हैं। समझो कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हाथ में हाथ लेकर चलते हैं ये। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनोवेशन के बिना तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और अगर हम इसका एग्जांपल देना चाहें तो डेवलपिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कि ये किसकी वजह से हुआ है, देखो पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, पॉलीथीन का ही यूज़ होता था। ठीक है, बट जो पॉलीथीन रहती है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो पैकेजिंग है उसको हमने, पैकेजिंग मटेरियल जो है उसको चेंज किया, उसको क्या बनाया, इको फ्रेंडली बनाया। मतलब कि तो ये किसकी वजह से हो पाया है, इनोवेशन की वजह से कि। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिस्क टेकिंग। ठीक है, क्योंकि अब हम कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो नई चीज़ में तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो रिस्क होता है और जो प्रॉफिट होता है वो एक ही सिक्के के दो साइड होती हैं, और हर एक एंटरप्रेन्योर को जो है ना हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि वो अपने जो बिजनेस गोल्स हैं उसको अचीव कर पाए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जब अर्ली 2000s में क्या हुआ था कि जब ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट थी ना, वो बहुत ही स्केप्टिसिज्म जो है वो फेस कर रही थी। मतलब लोगों के अंदर डाउट था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। मतलब उनको ये लगता था कि जो गाड़ी है वो बिना फ्यूल के कैसे चल पाएगी, और अगर इन एनी केस चल भी गई तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। मतलब तो बट इलोन मस्क ने क्या किया, इलोन मस्क ने रिस्क लिया और जो है इनोवेट किए। फिर देखो जितना हम रिस्क लेते हैं उतना ही हमारा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैशन। तो पैशन जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर को ड्राइव करता है कि वो जो भी चैलेंजेस आएंगे ना, अभी कोई चीज़ हमें बनानी है तो वो ऐसे तो है नहीं जैसे हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही चलेगा। नो, कुछ कुछ परेशानियाँ आएंगी, चैलेंजेस जो आएंगे उसमें भी वर्क करना। ठीक है, और ऑलवेज कमिटेड रहना और टायरलेसली वर्क करना। ठीक है, जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैशन। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना अभी कि आज आपका मन है काम करने का तो आप करेंगे, कल नहीं है तो नहीं करेंगे, तो ऐसे तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। आपको पैशनेट होना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो जो स्टीव जॉब्स हैं, एप्पल, जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि इनोवेट किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे टेक्नोलॉजी को लेकर। लेकिन उनको ये था कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है होनी चाहिए, लेकिन दिखना भी बढ़िया चाहिए। ठीक है, तो इसी ब्यूटीफुलनेस के लिए ना जो डिज़ाइन है उसकी वजह से ही उन्होंने जो आईफोन है, आईपैड है और मैकबुक है वो जनरेट कर पाए। जो iOS है उसकी टेक्नोलॉजी तो अलग ही लेवल की है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनमें लीडरशिप
होनी ही चाहिए, क्योंकि उनको जिन लोगों के साथ काम करना है ना, उनको भी उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर पाएँ। जैसे कि इलोन मस्क है, जब उसने इलेक्ट्रिक कार्स को रिवॉल्यूशनाइज़ किया था ना टेस्ला के साथ, तो इसने उनको लीड किया और उसको एक सक्सेसफुल कंपनी में, मतलब डूबती हुई कंपनी को बचाया था। इस जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि यही एंटरप्रेन्योर को अप्स और डाउन्स जितने भी आते हैं बिज़नेस में, उसमें बनाए रखता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। जो अडेप्टेबिलिटी होती है ना, वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि जो जिस बिज़नेस के लिए, जिस प्रोडक्ट पे आपने अपना बिज़नेस जो है वो शुरू किया था, आप उसी पे ही मतलब स्टक हो जाओ। स्टक नहीं होना है, आपको अडेप्टेबल होना है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जो 10 साल पहले प्रोडक्ट पे आपने काम करना शुरू किया था और वो उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, तो ये आगे भी चलेगा या नहीं। अगर मार्केट की डिमांड चेंज होती है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर इसका लेते हैं, जो है नोकिया ने जो है ना अडेप्ट नहीं किया था वो जब उसका, बट फिर मार्केट की डिमांड चेंज हुई, इसने खुद को अडेप्ट नहीं किया और ये फिर क्या हो गया, पीछे रह गया, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिविटी। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है एंटरप्रेन्योरशिप का या फिर एंटरप्रेन्योर का, और इसका मतलब होता है कि क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो एबिलिटी होती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, ठीक है। तो जैसे कि वॉल्ट डिज्नी, वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ही जाने जाते हैं, और उन्होंने क्या किया कि अपने इमेजिनेशन पावर की वजह से ही आइकॉनिक कैरेक्टर मिक्की माउस, ठीक है, जो क्रिएट किया था, ठीक है। तो और जो एनिमेटेड फिल्म्स है ना, वो भी यही लेकर आए थे, ठीक है। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई करने का क्वेश्चन आता है या फिर टाइप्स पूछने का आता है, तो दोनों में हमें ये लिखना है, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो उनके फंक्शंस के, वो किस टाइप के फंक्शन करते हैं उसके बेस पे कर सकते हैं, या फिर उनकी बिजनेस के टाइप के बेस पे कर सकते हैं, बिजनेस के साइज के बेस पे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अडोप्टेड है या नहीं इस बेस पे कर सकते हैं, और उनके मोटिवेशन के बेस पे कर सकते हैं, और उनके डेवलपमेंट स्टेज के बेसिस पे कर सकते हैं, और वो किस एरिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं इस बेसिस पे कर सकते हैं, और उनकी ओनरशिप क्या है, ठीक है, इस बेसिस पे कर सकते हैं। तो जो इनोवेटिव होते हैं, वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बिजनेस करते हैं। इनको इनर डिज़ायर होती है कि सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करें। ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और हमेशा अपना टाइम और हार्ड वर्क अपने बिजनेस को देने के लिए रेडी रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट होते हैं इमिटेटिव। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को इमिटेट करते हैं, थोड़ा बहुत इनोवेशन करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, और जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं फैबियन। तो फैबियन को इनोवेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दे डोंट लाइक इनोवेशन, और ये लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, इसलिए ये जल्दी से कोई इनोवेशन नहीं करते हैं। ये ऐसे नहीं सोचते हैं कि अगर बिजनेस इस वक्त चल नहीं रहा है तो शायद कुछ इनोवेशन की ज़रूरत हो, कुछ मॉडिफिकेशन की नीड हो, नहीं। ये थोड़ी स्टबर्न होते हैं। फिर जब लॉन्ग रन में इनको प्रॉफिट नहीं होता है, तब ये थोड़ा बहुत माइनर मॉडिफिकेशन के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा ही स्टबर्न होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में भी इनोवेशन नहीं करते हैं। इनको इनोवेशन बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और बस ये एक बार जो बिजनेस चलाते हैं उसी को चलाते जाते हैं। बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और ये पैशनेट भी नहीं होता है अपने बिजनेस को लेकर। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, तो इसमें फर्स्ट रहता है हमारा ट्रेडिंग। तो जो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम प्राइसेस पे प्रोडक्ट को बाय करते हैं और थोड़ा हाई प्राइस पे उसको सेल कर देते हैं। इंडस्ट्रियल जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर जो एग्रीकल्चरल होते हैं ना, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर ही करते हैं, बट इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या फिर केमिकल्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। रिटेल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट डील करते हैं एंड यूज़र के साथ। फिर होते हैं सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, वो सर्विस सेल करते हैं,
मतलब इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये अपनी सर्विस सेल करते हैं। जैसे कि कैमरा या फिर कोई वेबसाइट, उससे रिलेटेड जो भी सर्विस होंगी, या फिर जो कैमरा होता है उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं, तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे काम करते हैं जो ये मतलब इस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करते हैं जो सोशली इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं वो इनके काम, लेकिन ये रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। अगर हम बिजनेस के साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लार्ज में रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, बिजनेस का स्केल ज़्यादा होगा, मतलब स्केल हर उसमें, जैसे कि अगर हम टीम की बात करें, स्पेस की बात करें, तो हर एक जगह पे स्केल लार्ज का ज़्यादा होगा। ऑपरेशंस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। ओके, फिर इससे थोड़ा कम मीडियम में होगा और उससे कम स्मॉल में होगा। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एडॉप्टेड। तो जो टेक्निकल होते हैं वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने बिजनेस में टेक्निकल टूल्स का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखें हम तो चैटबॉट का यूज़ कैसे करते हैं, पहले सर्विसेज प्रोवाइड होती थी जहाँ पे रियल मैन ही उसको प्रोवाइड कराते थे, बट अब क्या हुआ है कि चैटबॉट्स हम लोगों ने एज अ सर्विस प्रोवाइडर कर दिए हैं। तो अगर आपको कुछ क्वायरी है जो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि चैटबॉट उसको रिजॉल्व कर दे, तो वो चैटबॉट से रिजॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर आगे ह्यूमंस को ट्रांसफ़र कर देंगे आपकी कॉल या फिर मैसेज। नॉन टेक्निकल ऐसे होते हैं जिनको अपने बिजनेस चलाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, फिर वो ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सपर्टाइज को बिजनेस चलाने के लिए यूज़ करते हैं। मोटिवेशन के बेस पे जो अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो फर्स्ट आते हैं प्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट या सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इंड्यूस्ड ऐसे होते हैं जो जॉबलेस होते हैं, जैसे कि कोई जॉबलेस हो गया, तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसकी वजह से वो क्या कर लेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। या फिर कुछ लोग होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद बिजनेस में आ जाते हैं। मोटिवेटेड ऐसे होते हैं, मतलब जो किसी की कुछ बात सुनी और या फिर कुछ देखा ऐसा कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसने सोचा ओके जॉब में तो ज़्यादा पैसे है नहीं, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल गेन के लिए बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा स्पॉन्टेनियस। तो ये जो स्पॉन्टेनियस होता है ना, ये किसी इंसिडेंट से इंस्पायर होते हैं या फिर किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये भी सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट स्टेज के बेस पे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन होता है जो अपनी फैमिली में फर्स्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न होते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। थर्ड आता है हमारा क्लासिकल वो होते हैं जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा होता है, और क्योंकि उनके फादर ने भी वही किया है, उनके ग्रैंडफादर ने वही किया है, तो इसलिए अब वो भी बिजनेस में है, इसलिए वो भी एंटरप्रेन्योर है। बेस्ड ऑन एरिया, तो जो अर्बन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो सिटीज़ में या फिर टाउन्स में वर्क करते हैं, और रूरल वो होते हैं जो रूरल एरियाज़ में या फिर विलेज वगैरह में जो है वर्क करते हैं। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप पे अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट होते हैं, इनकी खुद की ओनरशिप होती है, ठीक है। और जो स्टेट होते हैं उसमें सरकार गवर्नमेंट का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो जॉइंट होते हैं वो एक से ज़्यादा ओनर होते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप। एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट तो हमारा आ जाता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी में बहुत स्कोप है इसका, ठीक है। जो लोग इनोवेटिव होते हैं और जो क्रिएटिव होते हैं उनके लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक। और इससे क्या होता है कि जो सोसाइटल और मार्केट की नीड्स होती है ना, उसको एड्रेस करती हैं ये, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी हमने वही ले लिया पीछे वाला, ठीक है। डेवलपिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स, फिर जॉब क्रिएशन, ठीक है। तो जो स्टार्टअप होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर आईटी सर्विसेज स्टार्ट करता है तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक में जीडीपी जो है बूस्ट होती है और न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो हमारे मार्केट में आते हैं। जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप है, वो एक्सपेंड हुए हैं रूरल एरियाज तक, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर डेवलप भी हुई है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज, जिससे कि वो लोग क्या रहे, कॉम्पिटिटिव रहे। मतलब यह है कि वही जो एक चीज़ चली आ रही है सिर्फ उसी पे नहीं निर्भर करें, उसको और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। जो एआई पावर टूल्स हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट के लिए आजकल क्या यूज़ हो रहा है, जैसे कि चैटबॉट्स,
ठीक है, चैट बोट्स होते हैं ना, हो जाएगी। सोशल चेंज, इश्यूज एड्रेस होंगे तो उसकी वजह से हमारे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में भी क्या होगा, एडवांसमेंट आएगा। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, तो क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो तो भाई ग्लोबली वो बहुत स्केल करती है, ठीक है। तो अगर आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पे अच्छे से चलने लगा है तो आप उसको ग्लोबली भी लेके जा सकते हो। जैसे कि जो हैंडमेड क्राफ्ट्स होती हैं तो ई कॉमर्स की हेल्प से वो क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। वो एनहेंस करते हैं वेल्थ को, जिससे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं और कम्युनिटीज़ होती हैं उन सब का ही एक तरीके से वेल्थ में फ़ायदा होता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो है अट्रैक्ट करते हैं वेंचर्स को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, ठीक है। अगर आपका कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, अब वो जो है जितना आपके पास रिसोर्सेज़ थे उसके हिसाब से वो सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब वो चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आपको इसको क्या करना है, स्केल करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, ठीक है। इन्वेस्टर्स के पास आप गए, आपने अपना प्लान बताया इनको, ठीक है, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका प्रॉफिट था वो तो बढ़ा ही, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और जो इन्वेस्टर्स थे अब इनको भी इनके पैसे पे और थोड़ा और ज़्यादा बढ़ के पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सब जगह क्या है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या फिर क्रिएशन हुआ है वेल्थ का। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट फ्रॉम इकोसिस्टम। हमारी गवर्नमेंट होती है, क्योंकि हम हर कंट्री यही चाहती है कि उसको ज़्यादा इम्पोर्ट ना करना पड़े, ठीक है, इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये भी मेंटरिंग करती है और फंडिंग करती है जो गवर्नमेंट होती है। तो इसका एग्जांपल है कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है वो ऑफरिंग करती है टैक्स बेनिफिट्स टू न्यू बिजनेसेस। नेक्स्ट हमारा आता है नीड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब अगर कोई इंसान अभी एंटरप्रेन्योर नहीं बना, उसको उसको जानना है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है क्या, तो इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की। तो सबसे पहली बात तो सेल्फ रिलायंस आ जाएगा, मतलब कि हमें दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। अब देखो ये हर हर लेवल पे चलेगा। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो जो इंसान होता है वो अपने बॉस पे, अपने लीडर पे, उन पे निर्भर रहता है एक तरीके से। तो जब ये अच्छा काम करता रहेगा तो सैलरी मिलेगी, अदरवाइज़ तो नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ होती है, अगर हम कंट्री वाइज़ देखें इसको ग्लोबली, तो कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा पेट्रोल, उसके लिए दूसरी कंट्रीज़ पे निर्भर कर। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि जो इंडिया में है वो मेक इन इंडिया स्कीम जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिससे कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना वो इंक्रीज़ हो। फिर नेक्स्ट होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तो वो तो सेम एज जॉब क्रिएशन जो हम लोग। फिर इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, हम अपने ही बेसिस पे अपनी कंडीशंस पे काम करेंगे तो हमें अपनी फैमिलीज़ को भी देने के लिए वक्त होगा हमारे पास, और हमारी जो इनकम होगी वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी जॉब से। जो मार्केट है वहाँ पे भी न्यू प्रोडक्ट आते हैं, न्यू सर्विसेज आती हैं, जिससे कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, उसको कन्वीनियंस भी ज़्यादा मिलती है और उसका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव होता है। ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म हमारी जो डेली नीड्स है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, या फिर वेल्थ क्रिएशन जो हमने पीछे पढ़ा है सेम वही है ये, ठीक है। फिर एनकरेज करता है रिस्क टेकिंग को, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल को ना थोड़ा थोड़ा तो रिस्क टेकर होना ही चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई फुद्दू सा बन जाए। तो इतना इतना ब्रेव तो हम होने चाहिए कि हम थोड़ा बहुत रिस्क ले पाएँ, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ठीक है। जैसे कि गैम्बलिंग्स वगैरह में होता है, उसमें अंधाधुनी रिस्क होता है, मतलब ये है कि मिलेगा तो डबल तिबल मिलेगा और नहीं मिलेगा तो फिर सारे कंगाल हो जाएंगे। तो वही है कि कैलकुलेशन सिखाता है हमें रिस्क, अडेप्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है लोगों में, और इनोवेशन भी कि कुछ नया करें, ठीक है। और लॉन्चिंग एन अनटेस्टेड ऐप कॉन्सेप्ट इज़ अ निश मार्केट, सोशल चेंज एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो सोशल चेंज जो हमने पहले पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, वही है इसका सेम। और फिर आता है इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वही है कि किसी चीज़ को इनोवेट करना, किसी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करना। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अगर हम इनोवेशन की तरफ नहीं जाते और इनोवेट करने का हमारा माइंडसेट नहीं होता तो हम जो मतलब प्रॉब्लम चल रही है ना, बस हम उसी प्रॉब्लम के साथ चलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट को। अभी ठीक है, हमें ये तो पता चल गया है कि इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी स्कोप कहाँ-कहाँ है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स भी तो होंगी ना, कि अभी अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती फिर तो हर दूसरा बंदा एंटरप्रेन्योर ही होता। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या-क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया इकोनॉमिक फैक्टर। देखो अभी सबके पास, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उस पे एक अमाउंट ऑफ कैपिटल तो होना ही चाहिए, ठीक है।
और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब अवेलेबल होना चाहिए। और जो मार्केट की डिमांड है, अगर मार्केट की डिमांड है तो ही हम उस पर वर्क करेंगे, अदरवाइज तो हम नहीं करने वाले, ठीक है। जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, अगर हम लोन लेते हैं तो लोन पे जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो मतलब एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से पुश बैक करता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जैसे कि सोसाइटल एटीट्यूड होता है, लोग तो यही बोलते हैं कि भाई सीधी अपनी जॉब करो, जॉब करोगे तो तुम्हारा मतलब पेट भर जाएगा उस महीने का, और अगर आप बिजनेस करोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों रहेगा। बट इट जो है एनकरेज करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, प्रमोट इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना और स्किल्स हैं वो जो है हमारे मतलब जो एंटरप्रेन्योरल टैलेंट होता है ना उसको तो देखता ही नहीं है, बस जो पुराना घिसा पिटा तरीका पढ़ाने का चला आ रहा है वही चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया इसका इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइडिंग स्टार्टअप ट्रेनिंग। फोर्थ हमारा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करें, सपोर्ट करें। लोन कम होना चाहिए, तो स्टार्टअप इंडिया जो है वो ऑफर करता है टैक्स एग्जेम्पशंस को, ठीक है, अगर कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहे तो। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और जो डिजिटल टूल्स होते हैं वो इनोवेशन को बूस्ट करते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, ठीक है। जो अभी काम पहले 20 लोग करते थे, अब 2-3 मशीनों की हेल्प से और 2-3 लोगों की हेल्प से वो उतना काम उतने ही टाइम में, बल्कि उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, भी कोई बंदा है उसने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज़ वो थी जो चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और प्रिजर्वेंस नहीं उसमें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योरल सक्सेस को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं जो इफेक्ट कर सकते एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है कि जब कोई एक ही सरकार रहती है, जैसे कि सेंटर में जो सरकार है, अगर हम ऐसे सिटी में बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे वही सरकार है, तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, ईज़ प्रोवाइड होता है, ईज़ी हो जाती है चीज़ें करने में, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार वहाँ पे आ गई उस शहर में जो सेंटर में नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चलेगी, ठीक है। फिर हमें दोनों जगह की अलग अलग परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसा है, रॉ मटेरियल्स है या नहीं है ठीक से, स्किल्ड लेबर है या नहीं, फंडिंग ठीक सी है या नहीं। तो ये सब चीज़ें क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करती हैं। जैसे कि अगर हम टेक्सटाइल स्टार्टअप खोलना चाहें तो वो ऐसे रीजन्स में ही चलेंगी जहाँ पे अबंडेंट कॉटन सप्लाई हो, ठीक है। पढ़ ही लिया एक तरीके से कि कल्चरल और फैमिली बैकग्राउंड, ठीक, कंडीशंस और कॉम्पिटिशन्स हैं, ये तो बहुत ही इम्पेक्ट करेंगी, ठीक है। कि अगर हमने कोई चीज़ ऐसी बना ली, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा था, ठीक है। तो कोविड-19 में क्या होगा, जो ये थी जो ई-कॉमर्स साइट्स थी वो अच्छे से ग्रो हो पाई, क्योंकि उसने क्या देखा, मार्केट के कंडीशन को देख के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक तरीके का फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसमें पहले से ही कुछ स्टेप्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। कि जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड है। मतलब ये इतने बेसिक स्टेप होते हैं कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप का सोचना है तो आपको इनसे होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसमें जो इसको हम जो है एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आता है, इसका फर्स्ट नंबर पे होता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। तो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। कैसे, उनमें प्रॉब्लम देखी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं, पैसों का ट्रांजैक्शन। जो सबके पास क्या है, स्मार्टफोन्स तो हैं सबके पास, ठीक है। ऐसा करते हैं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन ही बनाते हैं, वो जो कैश ट्रांसफ़र है वो मोबाइल की हेल्प से ही हो जाए, ठीक है। तो ये क्या किया, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन एंड फिजिबिलिटी। इन्होंने अब अपने आइडिया को एनालाइज़ किया, ये फ़ीज़िबल भी है या नहीं, कि हम बना सकते हैं ऐप। तो इन्होंने चैलेंजेस देखे इसमें कि चैलेंजेस क्या-क्या आ सकते हैं। डिजिटल जो पेमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटर, कोई एग्जिस्टिंग तो कॉम्पिटिटर्स नहीं है ना, और अगर हैं तो हमारे से कितने सुपीरियर हैं वो लोग। नेक्स्ट फिर उन्होंने देखा प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो प्लानिंग में
जो क्लियर रोड मैप तैयार किया होनी चाहिए ना, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। मतलब यूज़र फ्रेंडली का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सी बना दी और अगर कोई इसको ओपन कर रहा है तो उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे ईज़ी तरीका होना चाहिए। अगर पे करना है तो सिंपल सा एक बड़ा सा गोल बटन बना दो कि वहाँ पे पे लिख दो सीधा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका कहीं पे भी पे हो जाएगा। ऐसे ऑडियंस की स्ट्रेटेजी बनाई कि स्मॉल वेंडर्स जो है ना, जो इन्होंने सोचा कि उसके लिए हमारे पास क्यूआर कोड होना चाहिए, ठीक है? जिससे कि बस सबके वो हर एक को अपना बार-बार मोबाइल नंबर ना देना पड़े और सीधा बस क्यूआर कोड दें और उनको पास पैसे आ जाएँ, ठीक है? तो ये क्या ऑफ़र कर सकते हैं, कैशबैक्स ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से लोग और अट्रैक्ट होंगे। ओके, 300 की कोई चीज़ है, मार्केट में तो 300 की मिल रही है, लेकिन अगर हम पेटीएम से उसको पे करेंगे तो हमारे पास ₹10 और आ जाएँगे, तो ₹10 का सबका फ़ायदा हो रहा है, तो ठीक है, कर लेते हैं ना। फिर यही पेटीएम के थ्रू कर देते हैं, हमें करना तो है ही ₹300 पे। फिर इन्होंने रिसोर्स एक्विजिशन देखा, ठीक है? ये सब तो इन्होंने बना लिया प्लान। फिर इन्होंने देखा कि मेरे पास रिसोर्सेज़ भी है या नहीं और क्या-क्या रिसोर्सेज़ चाहिए। इनको फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स चाहिए क्योंकि ये जो ऐप बनेगी उसके लिए जो पैसे लगेंगे उसके लिए क्या चाहिए इनको, इन्वेस्टर्स चाहिए। हुँ। और फिर इनको चाहिए इन्वेस्टर जो था इनका, इन्होंने जो लिया था क्योंकि इनका आइडिया बहुत सॉलिड था ना, तो अलीबाबा ने इनको इन्वेस्ट किया था और एक और हैं सॉफ्ट बैंक करके, ठीक है? तो उन्होंने ये इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने इनका स्टार्टिंग में हेल्प की थी, इन्वेस्ट किया था हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है? स्किल डेवलपर्स को हायर किया, मार्केटर्स को हायर किया जो इनकी मार्केटिंग करें, ठीक है? कस्टमर सपोर्ट स्टाफ हायर किया उन्होंने। लॉन्च और इनिशिएशन, ठीक है? तो जो लॉन्च होता है फिर सब कुछ इन्होंने अपना देखने के बाद लॉन्च ही करना होता है, ठीक है? तो 2010 में उन्होंने पेटीएम को लॉन्च कर दिया। लेकिन जब इन्होंने लॉन्च किया था तो ये सबसे प्राइमरी इसका जो काम था वो क्या था, अपने मोबाइल को रिचार्ज करना, ठीक है? अगर आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं और बिल्स पे करना, ठीक है? बिल पेमेंट। और फिर ये थोड़ा-थोड़ा करते-करते मतलब जब इनिशियलाइज़ किया सबसे पहले इन्होंने, बट इनका मकसद तो क्या था, क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट करना था। तो फिर जब ये थोड़ा बहुत चल रहा था ना और मार्केट में आ ही चुका था, तो उसके बाद फिर ये इसमें क्यूआर कोड की फंक्शनैलिटी भी इन्होंने इसमें ऐड कर दी थी। ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? अभी इनको क्या करना है, पेटीएम को कंटीन्यूअसली न्यू फीचर ऐड करते गए हैं, ठीक है? ग्रोथ की इसमें मतलब कंटिन्यूटी के साथ फीचर्स ऐड करते गए। पेमेंट्स भी उसमें ऐड हो गया था पेटीएम में, ठीक है? तो फिर टिकट बुकिंग वगैरह आ गया था और आजकल तो बहुत ही एडवांस हो गया। शेयर मार्केट में जो ये होते हैं सिप वगैरह, एसआईपी जो करते हैं, तो वो सब भी फंक्शनैलिटीज़ इसमें आ गई हैं। एग्ज़िट और रिन्यूअल, बट इस केस में एग्ज़िट और रिन्यूअल में क्या होता है कि आपको अब अपना बिज़नेस आपने एक सक्सेसफुल बना चुके हो, ठीक है? तो अब आप क्या करो कि उसको किसी को और ज़्यादा प्राइसेज़ में सेल करके उससे एग्ज़िट ले लो आप, या फिर अपने उसको रिन्यूअल करो। जो पेटीएम का केस है उसमें क्या होगा, रिन्यूअल हो, इन्होंने क्या किया, रिन्यूअल किया, मतलब जो इनका एग्ज़िस्टिंग ही है उसी को इनोवेट करते गए या और आगे बढ़ाते गए और उसकी ग्रोथ तक उसको ले आए और अभी भी उसमें कंटिन्यू है। अब हम बात करते हैं मैक्लीलैंड्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी की। जो डेविड मैक्लीलैंड है ना, उन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी है जो फोकस करती है 3 की नीड्स के ऊपर। ये जो 3 की नीड्स है ना, ये ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना उसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्रोल करती है, ड्राइव करती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो फर्स्ट है हमारा नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है? जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको हाई नीड होती है अचीवमेंट की, ठीक है? ये हम सबको होती है। ये तीनों जो इनके की कॉन्सेप्ट है ना वो हर एक इंसान में होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप में कौन-सा कितना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई नीड होती है अचीवमेंट की। उनका जो माइंड होता है ना वो हमेशा इसी चीज़ के लिए चलता रहता है कि उनको सक्सेस मिल जाए बस, ठीक है? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं कि सेट करते हैं चैलेंजिंग गोल्स को, ठीक है? और ऐसे-ऐसे टास्क को प्रेफ़र करते हैं जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ। ये जो है ना हमारा नीड फॉर अचीवमेंट, यहाँ पे मैंने जितना बताया है ना, उसी सब को मैंने कैरेक्टरिस्टिक में डिवाइड कर दिया है। उसमें भी यही सेम आएगा। जैसे कि ये क्या करते हैं, प्रेफ़र करते हैं मॉडरेट रिस्क को और वैल्यू करते हैं फीडबैक की।
ठीक है, कि जिससे कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव हो पाए। और ये फोकस करते हैं इनोवेशन और एफिशिएंसी पे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कोई स्टार्टअप फाउंडर है, तो उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो वो उसके लिए अचीवेबल गोल मतलब मॉडरेट लेवल का गोल ही बनाएगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई या फिर बहुत ही लो। ठीक है, उसने क्या बनाया, जैसे कि 1000 कस्टमर जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में आ जाने चाहिए। होता है नीड फॉर अफिलिएशन, ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो जिनको मतलब अपनी जो रिलेशनशिप है ना उनको चाहिए कि वो हमेशा हर एक के साथ अच्छा रहे, इसीलिए वो दूसरों के अप्रूवल को देखते हैं, कि कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब कि सब लोग एक साथ ही रहने चाहिए, हर एक की रजामंदी होनी चाहिए। ओके, इसीलिए ये क्या प्रायोरिटाइज करते हैं, ग्रुप एक्सेप्टेंस को, और ये कंपटीशन को पसंद नहीं करते। यह इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम यही लिख सकते हैं। प्रीफर करते हैं कोलैबोरेटिव टास्क्स को, और ये अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, और मोटिवेट होते हैं ये जब इनके अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो टीम लीडर होता है वो फोकस होता है अच्छी स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है ना वो टीम के साथ बनी रहे। ओके, ताकि वो सबके साथ मिलकर अच्छे से काम कर पाए। नीड फॉर पावर। ओके, तो जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई नीड होती है ना पावर की, उनका ये रहता है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, ठीक है, और दूसरों को लीड करें या फिर कंट्रोल करें एक तरीके से लोगों को, और वो कुछ इम्पैक्ट डालें सोसाइटी के ऊपर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, ये थ्राइव करते हैं लीडरशिप रोल्स के लिए, और इनकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इनकी, और जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है उसको बहुत इंजॉय करते हैं। ओके, और ये फोकस करते हैं पर्सनल पावर पे भी, ये डोमिनेंट रहे हर किसी के ऊपर, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की पावर को भी फोकस करते हैं, कि मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना जहाँ पे जिस कंपनी में ये काम कर रहा है वो भी सबसे ऊपर रहे। जो मैनेजर होता है, क्योंकि मैनेजर का काम क्या होता है, सिर्फ ऑर्डर देना, ठीक है, और कि आपको ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, रिन्यूअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो ईडीपी होता है वो ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है ऐसे इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, तब उसको वो सपोर्ट भी करते हैं। तो इनका जो फोकस होता है वो ये रहता है कि वो एंटरप्रेन्योरल स्किल जो होती है ना हर इंसान में, उसको इम्प्रूव कर पाए, प्रोवाइड करे कुछ असेंशियल रिसोर्सेज। जिन इसके 3 फेज होते हैं। तो फ्री ट्रेनिंग फेज, प्रोग्राम शुरू होने से पहले का फेज होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करते हैं ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, फिर उनको सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको उनके लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। फिर ये देखते हैं अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है कि उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही कैंडिडेट को के लिए रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आता है ट्रेनिंग फेज। एक बार कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये यही कोर पार्ट है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। जो फोकस एरिया रहता है वो क्या होता है कि बिजनेस आइडिया जनरेशन, अभी उसकी रिलेटेड मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, और कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स कैसे हमें एक्वायर करनी है। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पूरा बिजनेस प्लान क्रिएट करने का टीच करते हैं ये। तो नेक्स्ट जो फेज़ होता है वो होता है, तो जो पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जब एक बार ट्रेनिंग पूरी हो गई तो जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस आइडिया की हेल्प से, ठीक है, अब उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो फोकस होते हैं वो क्या होता है कि जब बंदे ने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है तो उसकी जो प्रोग्रेस है ना उसको मॉनिटर करते हैं ये, और उसको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर उसको कुछ वो नहीं कर पा रहा है तो उसको बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिलवाते हैं जो उनके लिए फंड कर पाएँ। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ट्रेनीज़ को हेल्प करते हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए लोन ले पाएँ। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं हमारे ईडीपीज़, उसमें फर्स्ट में आता है जनरल ईडीपी। ठीक है, तो जनरल ईडीपी में क्या होता है कि ये हर कोई जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके लिए होता है ये। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही है कि सिर्फ टेक्निकल वाले ही आएँ या फिर एग्रीकल्चर वाले ही आएँ,
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल है MEGP, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ना, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेज। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है हमारा वुमन स्पेसिफिक। तो कुछ एडीपीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ वुमन एम्पावरिंग पे ही फोकस होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्रेड स्कीम, TRADE स्कीम। ओके, ये ऑफर करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट और स्किल ट्रेनिंग वुमेन्स को। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसमें बोल सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक EDs। ठीक है, जो डिज़ाइन होते हैं स्पेसिफिक सेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर IT के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्फूर्ति। ठीक है, ये जो स्फूर्ति है ये प्रमोट करती है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, लाइक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स। जो नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड EDP। ठीक, लोग फोकस करते हैं इनोवेशन पे और इस चीज़ पे कि एंटरप्रेन्योरशिप में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो पाए। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो NISP, ये जो NISP है वो एनकरेज करता है स्टार्टअप को कि वो टेक ड्रिवन स्टार्टअप हों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रूरल EDPs की, तो रूरल एरियाज़ में जो EDP होते हैं वो उनके ऊपर फोकस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है DDUGKY। ठीक है, ये ट्रेन करते हैं रूरल यूथ्स को, जिससे कि उनकी जॉब स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है वो अच्छी हो पाए। तो अगर हम देखते हैं यूथ ओरिएंटेड EDP, तो ये यूथ को टारगेट करते हैं। ठीक है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं स्टार्टअप इंडिया, ये एनकरेज करता है यंग एंटरप्रेन्योर्स को टू क्रिएट इनोवेटिव स्टार्ट सक्सेस स्टोरी। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो एक वुमन थी रूरल विलेज से ही थी, वो उसने ट्रेड ट्रेनिंग को अटेंड किया था। ठीक है, ट्रेड भी क्या है, एक EDP प्रोग्राम है, उसको अटेंड किया था और उसने फिर लर्न किया था कि जो मार्केट में ऑर्गेनिक सोप बिकते हैं वो कैसे बनाए। तो उसके बाद उसने छोटा सा लोन लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसका जो वेंचर था ना वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो ठीक है, जिस इंडिविजुअल को ट्रेन करके ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इससे जॉब की क्रिएशन भी हो रही है और इकोनॉमिक बूस्ट भी मिल रहा है। अभी हम देखते हैं जो डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, की ट्रेड्स लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे, बस। ठीक है, पहले इतना ही करेंगे दोनों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए भी और इंट्राप्रेन्योर के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एंटरप्रेन्योर से। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऐसा इंसान होता है जो मैनेज करता है खुद के बिजनेस को। ठीक है, और खुद, क्योंकि इसका खुद का बिजनेस होता है तो उसके लिए इसको रिस्क लेना पड़ता है, जिससे कि इनोवेटिव जो आइडियाज़ होते हैं ना वो मार्केट में आ पाएँ। इसके जो की ट्रेट है वो क्या रहेंगे, क्योंकि इसका खुद का बिजनेस है इसलिए ये वर्क करेगा इंडिपेंडेंटली और ये फाइनेंशियल रिस्क लेता है और इसकी पूरी खुद की ऑनरशिप होती है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रितेश अग्रवाल जो है ओयो रूम्स के फाउंडर। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया है खुद का होटल का बिजनेस। इन्होंने ये कैसे किया है, मार्केट में इन्होंने गैप को आइडेंटिफाई किया और अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज एकोमोडेशन प्रोवाइड किया। एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ये ऐसा इंसान होता है जो कंपनी में, जो किसी और की कंपनी में काम करता है एज अ एम्प्लॉय। ओके, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर की जैसे एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसको इतनी अथॉरिटी होती है कि ये न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने में अपना वक्त लगाए। ओके, और इम्प्रूव करता है प्रोसेस को जो पहले से चल रहे हैं और एक्सपैंड करता है मार्केट्स को। ठीक है, कंपनीज के ही रिसोर्सेज को यूज़ करके। हम इसके की ट्रेड्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, खुद के लिए रिस्क नहीं लेता। रिस्क तो ये लेते हैं लेकिन जो कंपनी का होता है ना, सारा पैसा वो कंपनी का होता है, तो इसलिए इनका फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता और इनकी कोई ऑनरशिप नहीं होती। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की ग्रोथ में। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, पॉल बुचेट जो हैं उन्होंने जीमेल को क्रिएट किया था जब वो गूगल में काम कर रहे थे। उन्होंने कंपनी में रहते हुए ही ये इनोवेट किया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। अगर हम इसके कंपैरिजन टेबल की बात करते हैं, वही सब लिखना है जो हमने इसकी की ट्रेड्स और डेफिनेशन में लिखा है ना, सेम वही लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम फीचर लिखेंगे और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर और यहाँ पे इंट्राप्रेन्योर। तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये खुद के बिजनेस पे इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, लेकिन ये दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। ओके, और रिस्क एंटरप्रेन्योर का तो खुद का रिस्क होगा, पर्सनल भी और फाइनेंशियल भी, लेकिन इंट्राप्रेन्योर का पर्सनल और फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता, ठीक है, वो कंपनी का होता है जिसके लिए ये वर्क करता है। अगर हम इसकी ऑनरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर की फुल ऑनरशिप रहती है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर की ऑनरशिप नहीं होती, बल्कि ये कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है। रिसोर्सेज के मामले में भी सेम ही रहेगा। और इसका गोल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का गोल होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर पाए, ठीक है, जबकि ये कंपनी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो दोनों ही इनोवेटिव होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स तो होते हैं इंडिपेंडेंट क्रिएटर, जबकि जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो चेंज करते हैं, ठीक है, इनोवेशन लेकर आते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस में। ओके, तो इस यूनिट के लिए हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जितना हम कर चुके हैं ये मोर देन इनफ है। तो यार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख कर आना है। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी लगा है कि मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है और थोड़ा एफर्ट लगाएं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।